नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और अब तक आपने मन बना लिया होगा कि आपको बाहर जाना है, क्यों जाना है, और ये भी सोच लिया होगा कहाँ जाना है। तो अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। जब आपने सोच ही लिया कि कहाँ जाना है, तो अब मैं बात करूँगा अगले पड़ाव की। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि हम बात करेंगे कि हम कैसे जाएं, लेकिन मुझे लगा उससे भी एक ज़रूरी चीज़ मेरे दिमाग में आ गई है, तो मैं पहले उसका जिक्र करना चाहूँगा कि हम तैयारी कैसे करें। अगर हमने सोच ही लिया है कि हमें बाहर जाना है, तो हम क्या तैयारी करें बाहर जाने से पहले। तो मैंने दो चार चीज़ों की लिस्ट बनाई है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ कि बाहर जाना मुश्किल नहीं है, बाहर जाना बुरा भी नहीं है। अगर आपने ये देख लिया है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, पैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बच्चों की एजुकेशन है, अपना बुढ़ापा है, या सारा कुछ है, कोई बुराई नहीं है। हर इंसान ज़िंदगी में बेटरमेंट की तैयारी करता है, और अगर आप भी कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे और गलत भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आपने सोच लिया है कि हमने कहाँ जाना है, तो ये भी सोच लिया है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं, वर्क परमिट में आते हैं, और या पीआर में आते हैं। ये तो आइडिया हो ही जाता है आपको, उम्र के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, या ज़िंदगी के किस स्टेज पर आप हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन में पैसा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो भी, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो भी, और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी, कम से कम ये तैयारी रखिए कि आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जितनी आपकी कैलकुलेशन है उससे 20-25% एक्स्ट्रा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। ताकि आप परदेश में आ रहे हैं, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई चाचा चाची दादा दादी कुछ कोई भी नहीं है यहाँ पे जिससे घर जाके आप पैसे मांग सकते हैं, और ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप मेरा ये है कि आप फाइनेंशियली अपनी प्लान करें, अपने आप को जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं उतना इकट्ठा करते रहें, और अपनी 6 महीने की पासबुक को थोड़ा सा हेल्दी रखें। पीछे चाहे कितने ही भी आपने पेनल्टी दी हो, बैलेंस मिनिमम ना होने की या कम होने की, लेकिन 6 महीने अपना बिल्कुल रिकॉर्ड साफ़ रखें। 6 महीने की जो पासबुक है उसको बहुत बढ़िया रखें, उसमें जमा होता रहे, निकलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमा भी होता रहे। एक साथ जमा ना हो जब आप अप्लाई कर रहे हैं और उस वक्त दिखा रहे हैं आपके पास पैसा है। तो धीरे धीरे आप उसको जोड़ते रहिए, जमा करते रहिए पासबुक में। ये वो सेक्शन है जो दिखाने वाला है, स्टूडेंट्स वालों को दिखाने वाला है, या वर्क परमिट वालों को दिखाने वाला है, या पीआर वालों को भी दिखाना है तो फेवरेबल होता है। कोई ज़रूरत नहीं होती पर फेवरेबल होता है। अब रही बात स्टूडेंट वीज़ा पे जो आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भी इस तरह की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्क परमिट और पीआर वालों के लिए तो मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे, जब भी मार्केट में करेंसी में गिरावट आए, आपके डेस्टिनेशन कंट्री की करेंसी में गिरावट आए, थोड़ा थोड़ा 100-200 धीरे धीरे आप इकट्ठा करते रहें। और ये मैं आपको बता दूं कि सभी देशों में 10,000 तक कैश ले जाने की लीगल तरीके से सुविधा है। कानून में प्रावधान है कि आप $10,000 तक, चाहे अमेरिका का हो, कनाडा का हो, न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, आप ला सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो कहूँगा लाना भी चाहिए। कैश 10,000 जब आपकी सीमा है, वो आपको ज़रूर लाना चाहिए। और बाकी लोग अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, स्पेशली आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, या वर्क परमिट पे आ रहे हैं, वाइफ आपके साथ है या बच्चा आपके साथ है, तो फैमिली हो गई ना आपकी भी। तो दूसरा तरीका भी है, $10,000 पर फैमिली के हो गए, पर मेंबर के हो गए। तीन मेंबर आ रहे हैं तो 30,000 तो आप लीगली ला ही सकते हैं। इसके अलावा भी एक और तरीका है, फॉरेक्स कार्ड्स। फॉरेक्स कार्ड भी आप बनवा के उसमें भी अपलोड कर सकते हैं $10,000 तक। तो इस बहाने अगर आप पीआर पे आ रहे हैं और पैसा ज़्यादा है आपके पास, लाना चाहते हैं, अच्छा है कि जितना ज़्यादा लाएंगे सेटलमेंट होने में उतनी आसानी होगी। तो आप वो कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से लीगल लिमिट को आप डबल कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये सचमुच में लीगल नहीं है, क्योंकि कार्ड कोई देखता नहीं है, तो कार्ड तो हमेशा आपके
वॉलेट में रहेगा, कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो कैश है वो जो काउंटिंग है 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, वरना लफड़े हो जाएंगे, पैसा भी चला जाएगा। उसको छुड़वाने के लिए आप चक्कर काटते रहेंगे, वकील हायर करेंगे और वकील बहुत महंगा होता है। चलिए छोड़िए, पहला चीज़ पैसे का इंतज़ाम कीजिए, पासबुक को हेल्दी रखिए। धीरे धीरे फॉरेन करेंसी को, जो इस कंट्री में भी आप जा रहे हैं, उसको आप धीरे धीरे करके जोड़ते रहिए, काम आएगा आपके। एक साथ भागोगे, इधर उधर दौड़ोगे, अनचाहे रेट पे आप खरीदेंगे, क्या फ़ायदा। जब आपको दिखता है करेंसी पे नज़र रखिए, जब गिरता है 100 ले लिए, फिर दिखता है पैसे हैं आपके 500 ले लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे पैसे जुड़ते चले जाएंगे। चलिए सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है अपग्रेड योर स्किल्स। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, या आप पीआर पे आ रहे हैं। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर फैमिली आ रही है तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। अब आप कहेंगे कौन सी स्किल्स को? सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश का आप एग्ज़ाम तो जाहिर है कि पास करके ही आएंगे, आइल्स का। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं आइल्स का, तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एग्ज़ाम पास करने पे होता है। डेली रूटीन में हम किस तरीके से उस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे उस पे नहीं होता है। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम पास करने से अलग हट के आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के सामने खड़े होके कीजिए, घर में ही एक दूसरे से बात कीजिए, बच्चे के सामने बात कीजिए। थोड़ा छोटे बच्चे को भी इंस्पिरेशन मिलेगा अगर बच्चा फैमिली में है तो। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप जितना ज़्यादा अपग्रेड करेंगे उतनी आसानी आपको यहाँ जॉब लेने में और बसने में होगी। बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्किल मेरी नज़र में आती है आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखें या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखें या डाटा इंजीनियरिंग सीखें ना। आईटी स्किल्स से मेरा मतलब सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से है, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, ये दो चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एडवांस नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप वहीं से तैयार करके आएंगे, क्योंकि ये सारे कोर्स वहाँ पर बड़े आराम से सस्ते में हो जाते हैं और यहाँ करने पड़ेंगे, तो जो डॉलर को आप जोड़ के लाए हैं ना, वो पानी की तरह बहता चला जाएगा। तो ये दोनों स्किल्स ज़रूर रखिएगा अपनी नज़र में। इसके बाद तीसरा एक और चीज़ है जो बड़ा पता नहीं आपको लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। ये भी सीख के आइएगा ज़रा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में न टाइम का मैनेजमेंट होता है। हम ये सोच आ रहे हैं यार कल हो जाएगा। मैं तो ऑनेस्टली तालसी, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। इतना लंबा समय यहाँ गुजारने के बाद भी मैं आज भी वही इंडियन स्टाइल, अरे यार कल हो जाएगा। फिर थोड़ा भगवान ने दिमाग एक अच्छा दिया है तो मुझे लगता है कि मैं चुटकियों में काम कर सकता हूँ। मैं इसलिए भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहता हूँ, पर इनडायरेक्टली मैं अपनी लेज़ीनेस को छुपा रहा हूँ। मैं ये कह के मैं बहुत लेज़ी हूँ, मत बनिए। लेज़ीनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी यात्रा शुरू के 3 से 5 साल आसान नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि पहाड़ ट्रैक करने जा रहे हैं। अगर इस ट्रैक को आपने 3 से 5 साल के ट्रैक को सक्सेसफुली कर लिया, यकीन मानिए जन्नत आपके कदमों में होगी। जन्नत से मेरा मतलब वही है जिसके लिए आप वहाँ से आ रहे हैं, अपने लोगों को छोड़ के, अपने प्यारे वतन को छोड़ के आ रहे हैं। इसके बाद एक और स्किल है। फिर आप कहेंगे ये कौन सी स्किल है और इसकी ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत है। अब लड़का हो या लड़की, हस्बैंड हो या वाइफ, कुकिंग और घर के काम ज़रूर करने की आदत वहीं से डाल लीजिए। क्योंकि यहाँ आगे अगर आप जो सोचेंगे कि भाई मैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, रेस्टोरेंट में खा लूँगा, नहीं निभने वाला है। शुरू में हफ्ते 2 हफ्ते आप निभा लेंगे, लेकिन लंबे सफ़र में निभने वाला नहीं है। जाहिर है कि आप शुरू के 1 हफ्ते बेशक आके मौज करें, बाहर खा लें। बाहर थोड़ा सा पैक मिलते हैं लंच और डिनर के, वो थोड़ा सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इतना महंगा खाना हो गया बाहर का, रेस्टोरेंट का अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपके माँ बाप पैसे भेज रहे हैं, तो उस पैसे को आके यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए ना। एफडी में डालिए, शेयर मार्केट में डालिए। आप कहेंगे कि शेयर मार्केट का आदमी हूँ तो मैं ये बोलना तो भूल ही नहीं सकता। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो पैसा भी ग्रो होता रहे। जब आपकी इनकम शुरू होगी तो वो बात की बातें हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ही, इतने अक्लमंद तो आप होंगे ही, मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये खाने की यानी कुकिंग स्किल्स और घर को साफ़ करने की ये सोच के ज़रूर आइए। स्किल अपग्रेड किया आपने तो शुरू ही नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की थी, लेकिन तैयारी करके आइएगा। यहाँ पे दुख ना हो आपको, और यहाँ ये भी मान के ना चलिए मैं मेल हूँ तो मैं डोमिनेट करूँगा, यहाँ पे सब मेरी हुकूमत चलेगी, मैं बैठ के खाऊँगा और
मेरी घरवाली या मेरा पार्टनर काम भी करेगा और रसोई भी संभालेगा और सफाई भी संभालेगा। नहीं, ऐसे आप तरक्की करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये स्किल भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप अपग्रेड करके वहाँ से चलेंगे तो आपको उतनी ही आसानी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद हाँ, कपड़े वपड़े वहाँ से ही धीरे धीरे करके बड़ी सेल लगती है। मैं विज़िट किया था शायद लास्ट टाइम दिल्ली में, जब मैं घूम रहा था करोल बाग में। 3 पे 5 फ्री, 2 पे 3 फ्री, इस तरह की सेल्स लगती रहती हैं। तो अपने कपड़े ज़रूर वहीं से लीजिएगा, सर्दी के भी और गर्मी के भी। तो सर्दी में थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है वार्मर, वहाँ पे इनर जिसको कहते हैं, इनर ज़रूर रखिए, ऊपर से जैकेट ख़रीदिए। बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नज़र में सब वेस्टेज है। अगर आप कपड़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, आपको दिखाना किसको है यार? क्यों दिखाना है? आप यहाँ पैसे बनाने आ रहे हैं, पैसे इकट्ठा करने आ रहे हैं, एस्टेब्लिश करने आ रहे हैं, और वो पैसे दिखाने से नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आईफोन हाथ में हो और BMW की गाड़ी ज़रूरी है ख़रीदना, कोई ज़रूरी नहीं है। ख़रीद लेना आपकी इच्छा है, तो जब आप कमाने लगो 2-4 साल हो जाएं और आपका वो पोर्शन जिसको आप अपनी डिज़ायर के लिए खर्च करना चाहते हैं, उसमें से आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो इस तरीके के खर्चों पे आप मत डालिए पैसे को, बेकार मत कीजिएगा। अब एक और सलाह है, आप कहेंगे सारी नई नई बातें बता रहा हूँ, ये भी अनडाइजेस्टिबल बात होगी आपके लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब हम वहाँ से चलते हैं तो हम यहाँ आके भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, यानी कि हम जैसे वहाँ पे ढूंढते हैं जहाँ हिंदुस्तानी हो, या जहाँ अगर हम साउथ में जा रहे हैं जहाँ नॉर्थ वाले रह रहे हैं वहीं पे रहें। ये गलती ना करें, मैं गलती ही बोलूँगा। अगर आप बाहर किसी भी देश में जा रहे हैं तो उस इलाके से थोड़ा दूर रहें जहाँ पे आपके सारे इंडियंस रहते हैं। क्यों? बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि जहाँ पे आप सारे इंडियंस रहते हैं, या जो बाहर आ चुके होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, या जो थोड़ा बहुत अनुभव जिनको हो गया होगा, इनके रिश्तेदार या जान पहचान वालों से इनका कांटेक्ट होगा, हम क्या करते हैं कि जहाँ पे बाहर जाते हैं हम अपने आप को वहाँ के हिसाब से ढालने की बजाय वहाँ के माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिक्स हों, उनके साथ मिलना जुलना सीखें, उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू ये कहना सीखें। इस कहने से आप छोटे नहीं हो जाते। ये तरकीब है यहाँ की, ये तहजीब है यहाँ की, ये कल्चर है यहाँ की। जितना आप झुकेंगे, यकीन मानिए उतना ही उठेंगे। कहते हैं ना, हमारे इंडिया में कहावत है कि फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। तो उन संस्कारों को लाइए, वैल्यूज़ को लाइए, झुक के चलिए। जितना आप झुकेंगे उतना ऊंचे उठेंगे। तो इसलिए मेरी एक भद्दी सी सलाह है कि आप इंडियन कम्युनिटी से आप दूर रहिए और कोशिश कीजिए गौरव में रहने की, उनके बीच में रहने की। हो सकता है कि थोड़ा महंगा पड़े आपको किराया देना, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सभी नहीं, ज़्यादातर वो अच्छी जगह पे रहते हैं, या हम उनसे दूरी बना लेते हैं और हम ऐसी जगह ढूंढते हैं थोड़ा सा जहाँ पे हम $150 बचा सकें महीने में या हफ्ते में किराए के। ये एक रीज़नेबल खर्चा है, इस पे आप बचत ना करें। बचत करने के बहुत तरीके होते हैं, अभी भी बता रहा हूँ, मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो मेरी सलाह है पर्सनल कि आप इंडियन कम्युनिटी से दूर रहें, गौरव में या उस देश के लोकल लोगों में मिक्स होने की कोशिश करें। मिक्स करें अपने आप को, जितना जल्दी मिक्स करेंगे आपके रिलेशंस बनेंगे, आपका दायरा बनेगा, और आपको यहाँ पर इंडिया की वो कमी, लोनलीनेस, अकेलापन, वो महसूस नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा होता है। मुझे आज भी होता है इतने सालों के बाद। तो वो तब नहीं होगा जब आप उनमें मिक्स हो जाएंगे। तो तैयार होके आइएगा, और इसलिए भी मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा कि इंडिया वाला खाना आपको नहीं मिलेगा। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। इंडिया वाला खाने से मतलब इंडिया वाला टेस्ट। इंडिया वाले रेस्टोरेंट जगह जगह कदम कदम पर खुले हुए हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को, जिसके पास 4 पैसे की गुंजाइश है, एजुकेशनली जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको ईजीएस्ट काम क्या नज़र आता है? अरे रेस्टोरेंट खोल लेंगे, दारू की दुकान खोल लेंगे, ग्रोसरी स्टोर खोल लेंगे। ये 3 उनको ईजी बिज़नेस दिखाई देते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा थोड़ा सा कि आप इसीलिए कुकिंग भी सीखिए, और
खाने को जितना मिस करेंगे आप, जाहिर है कि अपनी भूख मिटा लीजिए। चांदनी चौक जाइए, करोल बाग जाइए। अगर इंदौर में है तो इंदौर तो मशहूर है खाने के लिए। जिस भी देश के जिस भी कोने में आप हैं, खाना भर पेट खा लीजिए और ये सोच के आइए साल 2 साल आपको जाना नहीं है, यहीं पे टिकना है। और वो टेस्ट आपको यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में मिलने वाला नहीं है। उसको आप यहाँ मिस करेंगे, ज़रूर मिस करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही थी। मैंने सोचा अगले पार्ट से पहले मैं आपसे शेयर करूं, और धीरे धीरे हर वीडियो में जैसे भी मेरे दिमाग में आएगा मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने सुखद सपनों को सजाते रहिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी करते रहिए। प्रयास वहीं से शुरू होता है, यहाँ से नहीं होता। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।